पगड़ी बेटे बेटी को नहीं, मेरी बहू को बंधेंगे। आज गांव के बड़े पंडित जी के घर के बाहर काफी लोग जमा थे। कोई जश्न का माहौल न था, पितु आज पंडित जी का बरहवा था, जिनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। उनके रिश्तेदार, गांव के बड़े लोग, उनका बेटा और दोनों बेटियां वहां मौजूद थे। शिशि पूजन का कार्यक्रम हो चुका था। अब पगड़ी की रस्म हो रही थी, पर पगड़ी की रस्म शुरू होने के पहले ही माहौल बहुत गर्म हो चुका था। बाहर से आवाजें आ रही थी जो कमरे तक सुनाई दे रही थी। बड़ी पंडिताइन जी अंदर कमरे में बैठी बैठी बस कयास ही लगाई जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है कि तभी उनकी छोटी बेटी मधु ने आकर कहा, माँ आप बाहर आइए। क्या बात है बेटा, और यह शोर कैसा? आप एक बार बाहर तो चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसने रुद्धे गले से कहा, अरे ऐसे कैसे उठकर बाहर आ जाऊं? तू जानती है ना कि ये गांव है, यहाँ मेरा उठकर बाहर जाना मतलब लोग बातें बना देंगे। माँ की बातों को सुनकर मधु वापस बाहर आ गई, लेकिन धीरे धीरे शोर और तेज होता गया। मधु दोबारा लौटकर पंडिताइन जी के पास आ गई। माँ अब तो लोग बुला रहे हैं, बाहर आ जाओ। बेटा हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। अभी तो पगड़ी की रस्म चल ही रही थी, फिर अचानक से हंगामा क्यों हुआ? माँ पर बाहर आओ। मधु के जोर देने पर पंडिताइन जी आखिरकार उठकर बाहर आई। देखा तो बेटा दिनेश, बहू चंचल और उसके मायके वाले एक तरफ खड़े हुए हैं, वहीं बड़ी बेटी सुभद्रा अपने पति सोहन और गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ दूसरी तरफ खड़ी है। उन सबको इस तरह देखकर पंडिताइन ने अपने बेटे की तरफ देखा तो उसका चेहरा तमतमा रहा था। दूसरी तरफ बहू और बेटी दोनों का ही गुस्से से चेहरा लाल हो रखा था। पंडिताइन मधु की तरफ देखा पर उसने कुछ नहीं कहा। इतने में गांव के मुखिया जी बोले, पंडिताइन अब आप ही फैसला कीजिए। क्या बात है मुखिया जी, आखिर बात तो बताइए। ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। आप मेरा हक कैसे छीन सकती हैं? पगड़ी तो मेरे सिर पर बंधनी थी, तो जीजी काहे खड़ी हो गई? पगड़ी बंधवाने के लिए 12 दिन के सारे कर्म तो मुझसे करवा लिए, और अब पगड़ी की बात आई तो जीजी के सिर पर। यह क्या बात हुई? ऐसा तो ना होने दूंगा, अपना हक तो जाने न दूंगा, दिनेश ने चिल्लाते हुए कहा। बड़ा आया हक की बात करने वाला। उस समय कहाँ गया था जब माँ बाबूजी को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब तो बेबी और उसके मायके वाले नजर आते थे। कभी भरपेट खाना तक ना खिलाया इन लोगों को, और आज आ गया अपना हक मांगने के लिए। हक के नाम पर इस कोठी पर नजर है तुझे, इसे बेच खाने की नियत है? बड़ी बहन ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। जी इतने लोगों के सामने मुंह न खुलवाओ, वरना सारी शर्म लिहाज जाती रह जाएगी। नियत की बात तो आप ना ही करो तो ही अच्छा है। अपने बेटे की शादी में भात भराई के लिए माँ के गहने तक गिरवी रखवा दिए आपने, क्यों की? आप अपने ससुराल वालों के सामने अपनी नाक कटवाना नहीं चाहती थी? तब कहाँ गई थी यह सारी आदर्श वाली बातें? अपने पति का हक तो ना जाने दूंगी। सोच भी मत लेना कि मेरा पति अकेला है, मेरा पूरा मायका साथ खड़ा है। अब की बार चंचल ने जवाब दिया। पगड़ी का मतलब भी जानते हो तुम लोग? पगड़ी का मतलब घर का मुखिया बनना नहीं होता, बल्कि पगड़ी का मतलब होता है जिम्मेदारी, जो तुम लोगों ने कभी नहीं उठाई। तो फिर तुम दोनों लड़ काहे रहे हो? अब की बार पंडिताइन ने कहा। अब आप ही फैसला कीजिए कि पगड़ी इन दोनों में से किसे बंधेगी? मुखिया जी ने सवाल किया। इन दोनों का ही क्यों? मधु का नाम क्यों नहीं? मधु का नाम क्यों नहीं? वह भी तो आखिर इसी घर की सदस्य है। मधु का नाम सुनते ही सब लोग हैरानी से पंडिताइन की तरफ देखने लगे। माफ करना पंडिताइन, लेकिन मधु तो कहिए, जो भी है दिल में वह कहिए। मधु क्या? मधु उम्र में इन दोनों से छोटी है। क्या बस यही कारण है जिसके लिए आप कह रहे हैं? पंडिताइन आप जानती हैं, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए पंडिताइन जी, मधु आपके छोटे बेटे की विधवा है, जो अपनी शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई, और अब
इसका दूसरी जगह विवाह भी हो चुका है, तो इसका इस परिवार से क्या संबंध? और इसका तो गोत्र भी अलग है, तो भला इसे पगड़ी क्यों बंधेगी? मुखिया जी, पहले मेरे सवालों का जवाब दे दो, फिर सोचिएगा। मेरा बड़ा बेटा पगड़ी कैसे बंधवा सकता है, जिसके पास अपने माता पिता को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं? वो भला पगड़ी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा, जिसके पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे ही नहीं? उसे भला पगड़ी के बोझ तले क्यों दबाना? मेरी बेटी जो ससुराल में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अपनी माँ के गहने गिरवी रखवा सकती है, तो कल को वो शायद मुझे भी बेच दे। वैसे भी मैं बुढ़िया उसके ससुराल में कहाँ अच्छी लगूंगी। मुझे भी अटाले की तरह एक तरफ रख दिया जाएगा। वो अपनी सास को ही सम्मान दे दे, वही बड़ी बात है। और रही बात मधु की, माना कि मधु मेरे बेटे की विधवा थी, पर उसकी दूसरी शादी पंडित जी ने अपनी बेटी की तरह की है, और इसने एक बेटी की तरह हर जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया भी है। और ये बात गांव वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं, और मेरे बेटे और बेटी भी मेरे पति की पगड़ी मधु को ही बंधेगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा मधु पर विश्वास है। आखिर पगड़ी की हकदार बहू भी होती है। लेकिन माँ, अगर मधु को पगड़ी बांधी तो हमारा आपका रिश्ता खत्म। बेटे और बेटी ने एक स्वर में कहा। कौन सा रिश्ता बखान रहे हो तुम दोनों? उस रिश्ते की लाज तुमने एक बार भी नहीं रखी, और मैंने तो नहीं बुलाया था तुम्हें ये 12 दिन के काम करने के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए तुम ही लोग आए थे। दरवाज़ा खुला है, तुम लोग जा सकते हो, माँ ने स्पष्ट स्वर में कहा। लेकिन हम ये कोठी इस विधवा के नाम ना होने देंगे। अपने पति को तो खा गई, अब हमारी कोठी भी हड़पना चाहती है। इस कोठी पर सिर्फ हमारा हक है, इस कोठी पर किसी का हक नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले ही इसे अनाथ आश्रम के लिए दान दे दी है। अब बस तुम्हारे पास संपत्ति के नाम पर मैं हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम दोनों ही मुझे लेना पसंद नहीं करोगे। फिर इस पगड़ी को अपने सिर पहनकर करोगे क्या? इसलिए चुपचाप यहाँ से चलते बनो। यह कहकर पंडिताइन ने मधु को आगे कर दिया। दिनेश और सुभद्रा वहाँ से अपना सा मुँह लेकर चलते बने, और आखिरकार पगड़ी पूरे गांव की सहमति से मधु के सिर पर बंधी।